मेरा नाम यश है। मैं मूल रूप से हरिद्वार का रहने वाला हूँ, लेकिन 2018 में अपनी पढ़ाई के लिए देहरादून शिफ्ट हुआ था। उस समय मैं बीएससी कर रहा था और शहर में एक पुराने से हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल 3 मंजिला था, लेकिन तीसरी मंजिल को हमेशा ताला लगाकर रखा जाता था। कहते थे कि ऊपर का फ्लोर कई साल पहले बंद किया गया था, कारण कोई साफ नहीं बताता था। हम सब भी पहले इसे मजाक मानते थे, कौन ऐसी बातों पर यकीन करता है। हम अपनी पढ़ाई, दोस्तों और कॉलेज लाइफ में ही व्यस्त रहते थे। लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनके अंदर कुछ अनकहा सा दबा होता है, और हो सकता है किसी दिन वो अनकहा खुद को दिखा दे। यह सब कुछ शुरू हुआ 26 अक्टूबर 2018 की रात से। उस दिन मौसम अचानक बहुत ठंडा हो गया था, जबकि उस समय इतनी ठंड पड़ना सामान्य नहीं था। हवा में एक अजीब सा बोझ था। हॉस्टल के कमरे के दरवाजे हल्के हल्के हिल रहे थे, हालांकि हवा बहुत कम थी। हमारा कमरा दूसरी मंजिल पर था। मैं, मेरा दोस्त विवेक और एक और रूममेट कुमार। उस रात हम लोग देर तक पढ़ाई कर रहे थे। विवेक सबसे पहले सो गया। कुमार मोबाइल चला रहा था। मैं नोट्स लिख रहा था। कमरे की ट्यूबलाइट हल्की हल्की फड़फड़ा रही थी। लगभग 12:30 बजे बिजली एक पल के लिए चली गई, फिर वापस आ गई। लेकिन जैसे ही लाइट वापस आई, एक बहुत धीमी सी आवाज ऊपर की मंजिल से आई। ऐसा लगा जैसे ऊपर कोई चल रहा हो। कुमार ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ऊपर कौन जा सकता है, ताला तो होता है। मैंने कहा, शायद वार्डन चेक करने आए होंगे। लेकिन बात हमें खुद अजीब लगी, क्योंकि वार्डन रात में कभी ऊपर नहीं जाते। कम से कम हमने तो नहीं देखा। कुछ देर शांति रही, फिर दोबारा वही आवाज, इस बार इतना साफ कि हमें पूरा यकीन हुआ कि ऊपर कोई है। मैंने धीरे से कहा, चल के देखते हैं। कुमार थोड़ा डर गया। पागल है, ऊपर क्यों जाना है रात में? लेकिन मुझे बेचैनी हो रही थी, पता नहीं क्यों। ऐसा लग रहा था कि ऊपर कोई खड़ा है, कोई जो बहुत धीरे धीरे चल रहा हो या कुछ ढूंढ रहा हो। रात करीब 1 बजे होने वाली थी। पूरे हॉस्टल में सन्नाटा था। हम दोनों दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले। कॉरिडोर की पीली लाइटें आधी बुझी थीं। ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ एकदम अंधेरे में डूबी थीं, जैसे कोई उनका इस्तेमाल ही नहीं करता। मैंने अपनी मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। सिर्फ मैंने, कुमार ने तो मना कर दिया था। डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा। हवा ठंडी नहीं थी, लेकिन सीढ़ियों के पास पहुंचते ही एक बर्फ सी हवा मेरे गाल के पास से गुजरी, जैसे कोई अदृश्य चीज मेरे पास से होकर निकली हो। कुमार नीचे से फुसफुसाया, यश, वापस आ जा। मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मैं चौथे स्टेप पर पहुंचा ही था कि ऊपर से बहुत हल्की सी सरसराहट जैसी आवाज आई, जैसे कोई फर्श पर कुछ खींच रहा हो। मेरे हाथ में पकड़ा मोबाइल थोड़ा कांप गया। मैंने रोशनी ऊपर की तरफ डाली, लेकिन ऊपर कुछ नहीं दिखा, बस सीढ़ियों का मोड़ और गहरा अंधेरा। इसी बीच नीचे खड़े कुमार ने घबराकर कहा, यश, देख देख ऊपर। मैंने तुरंत फ्लैश उस तरफ घुमाई जहां कुमार देख रहा था। तीसरी मंजिल के एंट्री गेट के ठीक नीचे, लोहे की ग्रिल के पीछे कोई खड़ा था, साफ साफ खड़ा। फिगर पूरा काला था, कोई शरीर का शेप नहीं, बस एक काली परछाई, जैसे धुआं किसी इंसान की शक्ल में जम गया हो। ऊंचाई इंसान जितनी, पर चेहरा बिल्कुल सपाट। वो हिली नहीं, झुकी नहीं, सांस भी नहीं ले रही थी, बस खड़ी थी। मेरे रोंगटे ऐसे खड़े हुए कि सिर तक झनझना गया। मेरी सांस रुक गई, पैर सीढ़ी पर जम गए। उस काली आकृति को नजर सीधे मुझ पर थी। कुमार नीचे से कांपती आवाज में बोला, भाग यश, भाग, अभी नीचे आ। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि वो चीज अचानक हिलने लगी। पहले धीरे धीरे, फिर थोड़ा तेज, जैसे वो हमारी तरफ खिसकने लगी हो। उसकी हर मूवमेंट के साथ एक बहुत हल्की आवाज आ रही थी। मैं घबरा गया, बिना सोचे भागने लगा। नीचे आते आते मेरा पैर फिसल गया और मैं सीढ़ियों पर धड़ाम से गिरा। कुमार ने मुझे पकड़ा और कमरे की तरफ घसीटते हुए ले गया। हम दोनों दौड़ते हुए कमरे में घुसे और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। मैं हाफ रहा था, दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि आवाज़ कमरे में सुनाई दे रही थी। विवेक नींद में उठ बैठा। क्या हुआ बे? किस चीज़ से भाग रहे थे? हम दोनों कुछ बोल पाने की हालत में नहीं थे। सिर्फ एक ही चीज़ याद थी, वो काला आकृति, उसकी स्थिर आंखें, उसका हिलने का तरीका और वो आवाज़।
उस रात हम तीनों ने सारी लाइटें जलाकर ही सोने की कोशिश की, लेकिन नींद कहाँ आती है। सुबह नीचे वार्डन ने कहा था कि रात में तीसरी मंजिल का ताला किसी ने छुआ भी नहीं था, लेकिन जो हमने देखा था वो किसी इंसान का साया, किसी कुर्सी का शैडो या कोई मजाक नहीं था। वो कोई चीज़ थी जो वहाँ मौजूद थी, जो हमारे तरफ देख रही थी और शायद नीचे आने की कोशिश भी कर रही थी। और उस रात के बाद धीरे धीरे पता चला कि असली डर अभी शुरू ही हुआ था। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरा सिर भारी था। पिछली रात जो हुआ था उसका डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। कमरे में हल्की रोशनी आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक बेचैनी बनी हुई थी, जैसे कमरे में कोई अदृश्य चीज हमारे साथ मौजूद हो। विवेक को कुछ भी नहीं समझ में आया था। वह हंसकर बोला, तुम दोनों ने कोई बुरा सपना देखा होगा। लेकिन कुमार और मेरी हालत ऐसी थी कि कोई भी हमें देखकर समझ सकता था कि हम झूठ नहीं बोल रहे थे। हमारी आंखें फटी हुई लग रही थीं, चेहरा पीला और शरीर पर एक अजीब सी थकान। हॉस्टल में दिन हमेशा की तरह चलता रहा, लेकिन मन में एक डर था कहीं वो चीज़ रात को फिर न दिखाई दे। क्लासेस में मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं जा पाया। पूरे समय सीढ़ियों का वो अंधेरा मोड़ और वो काली आकृति सब दिमाग में घूमता रहा। उसकी जमी हुई नजरें, वो हिलना, वो आवाज। क्लास खत्म होने के बाद मैं और कुमार बस चुपचाप हॉस्टल लौट आए। विवेक अभी भी हमें मजाक उड़ाता रहा, अरे भाई कोई बिल्ली रही होगी, इतनी सी बात को तुम दोनों भूत बना बैठे। मैंने उसे घूरा, बिल्ली 2 मंजिल ऊपर बंद फ्लोर पर कैसे पहुंच जाएगी। विवेक थोड़ी देर चुप रहा, पर उसे यकीन फिर भी नहीं हुआ। शाम होते होते मौसम एकदम बदल गया। सूरज डूबते ही हवा का तापमान अचानक गिर गया, इतनी ठंड जैसे दिसंबर हो। पेड़ की शाखाएं अजीब ढंग से हिल रही थीं, जबकि हवा बहुत हल्की थी। हॉस्टल की बिल्डिंग की दीवारों पर एक अजीब सी सीलन महसूस हो रही थी, जैसे किसी पुराने कुएं के अंदर खड़े हों। रात करीब 9:30 बजे हमारे कमरे के बाहर कॉरिडोर की लाइट अचानक झपकने लगी। पहले धीरे धीरे, फिर तेज तेज। एक पल के लिए तो पूरा कॉरिडोर काला हो गया, फिर लाइट स्थिर हो गई। कुमार ने मेरी तरफ देखा, यश ये वही है जो कल थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। करीब 10-15 बजे कमरे के बाहर से सीढ़ियों की तरफ से फिर वही आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज़ ऊपर से नहीं, नीचे से आ रही थी। यानी वो चीज़ अब तीसरी मंजिल पर नहीं थी। हम तीनों एकदम चुप हो गए। विवेक का चेहरा पहली बार गंभीर हुआ। हम तीनों ने हल्के हल्के कदमों से दरवाजे के पास जाकर ध्यान से सुना। आवाज़ धीमी थी पर साफ थी। सीढ़ियों पर किसी के कदम बहुत धीरे धीरे बढ़ते हुए। फिर कुछ सेकंड शांति रही। अचानक एक भारी सी आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी का भारी दरवाजा धक्का मारकर खोला गया हो। ये किसने किया? विवेक बड़बड़ाया। अगले ही पल हमारे कमरे के दरवाजे पर किसी ने बहुत ही धीरे से, बहुत ही धीमे दबाव के साथ खटखटाया। एकदम धीमा, लगभग सुनाई न देने वाला, जैसे कोई चाहता हो कि हम सुने पर समझ ना पाएं कि वो खटखटा कौन रहा है। कुमार की आवाज कांपने लगी, यश ये कोई इंसान नहीं है। मैंने धीरे से बाहर झांका। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, एकदम शांत। लेकिन कॉरिडोर की लाइट फिर से झपकना शुरू हुई, और हर झपक के बीच एक पल के लिए ऐसा लगता था कि कॉरिडोर में कुछ हिल रहा है, जैसे कोई अंधेरे और रोशनी के बीच अटक रही हो। मैंने तुरंत पीप होल छोड़ दिया। अचानक कमरे की ट्यूबलाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा कमरा अंधकार में डूब गया। कुमार ने चिल्लाने कोशिश की, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। कमरे का अंधेरा अजीब था, सिर्फ लाइट जाने जैसा नहीं। ऐसा लगा जैसे कमरा खुद अंधेरा निकल रहा हो। फिर दरवाजे पर कुछ लंबा सा रगड़ने की आवाज आने लगी। कोई नुकीली चीज दरवाजे पर ऊपर से नीचे तक खींच रहा हो। विवेक धीरे से बोला, ये कोई आदमी नहीं कर सकता। ये क्या है? अगले ही पल हमारे कमरे की खिड़की का शीशा अंदर से कांपने लगा, तेज, लगातार, जैसे कोई शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैं घबरा गया। कुमार, पर्दे मत हटाना, खिड़की मत देखना। लेकिन कुमार ने डर और जिज्ञासा के बीच मजबूर होकर पर्दे का कोना थोड़ा सा हटा दिया, बस इतना कि बाहर की रोशनी का एक हल्का धब्बा दिख जाए। और जैसे ही उसने देखा, उसका चेहरा ऐसा सफेद पड़ा जैसे सारा खून सूख गया हो। वो पीछे गिरता हुआ बोला, वो खिड़की के ठीक नीचे खड़ी है। उसकी आवाज इतनी टूटी हुई थी कि सुनकर ही रीढ़ ठंडी पड़ जाए।
विवेक हिलते हुए बोला। क्या खड़ी है? कुमार की आवाज कांप रही थी। वही काली चीज, लेकिन इस बार उसका चेहरा खिड़की से बस 1 फुट दूर है। खिड़की पर अचानक किसी ने जोर से थपकी मारी। धड़ाम। हम सब उछलकर दीवार से जा लगे। कुमार रोने लगा। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर चेहरा था ही नहीं, सिर्फ सफेद खाली, बस खाली। उसके कहने के साथ ही खिड़की से एक बहुत धीमी सी आवाज आई। मेरे पूरे शरीर में ठंडी बिजली सी दौड़ गई। फिर खिड़की के दूसरी तरफ से किसी ने पंजे जैसी चीज से शीशे पर कुछ खरोचना शुरू किया। जोर से चिल्लाया, लाइट चालू करो, लाइट चालू करो। लेकिन स्विच ऑन करने पर भी ट्यूबलाइट नहीं जली, मगर खिड़की पर खरोच बढ़ती ही जा रही थी। तभी अचानक पूरे कॉरिडोर की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। पूरा हॉस्टल काले कुएं जैसा लगने लगा। और उसी गहरे अंधेरे में खिड़की के पीछे से एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत स्पष्ट, एकदम मनुष्य जैसी फुसफुसाहट में, मैं अंदर आ सकती हूँ। खिड़की के पीछे से आए वो फुसफुसाहट, मैं अंदर आ सकती हूँ, ऐसी थी कि जैसे मेरे कान में किसी ने बर्फ की सुई घोंप दी हो। कमरे में एक पल के लिए मौत सी खामोशी छा गई। कुमार सिसक रहा था, विवेक एकदम जड़ हो गया था, और मुझे सच में लगा कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी मिनट हो सकता है। खिड़की का काला शीशा बिल्कुल स्थिर था, लेकिन उसके दूसरी तरफ कोई था, कोई जो इंसान नहीं था। कुछ सेकंड बाद फिर वही फुसफुसाहट, दरवाज़ा खोलो। इस बार आवाज़ और भी करीब, जैसे खिड़की के अंदर से आई हो, बाहर से नहीं। मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे अपने कानों में धक धक सुनाई दे रही थी। कुमार फुसफुसाया, यश, ये अंदर आ सकती है क्या? मैंने घबराकर कहा, जब तक हम लाइट नहीं जलने देते, जब तक हम दरवाज़ा नहीं खोलते, शायद नहीं। विवेक पहली बार डर से भरकर बोला, भाई, कोई भूत दरवाज़ा क्यों मांगेगा, सीधे क्यों नहीं घुसाती? मैंने कहा, शायद उसे अनुमति चाहिए। इतने में अचानक कमरे का दरवाज़ा जोर से हिला। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि लगातार 3 बार, इतनी ताकत से कि बोल्ट तक कांप गया। विवेक चीख पड़ा। कुमार मेरे पीछे छिप गया। मुझे लगा अब दरवाज़ा टूट जाएगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इससे भी ज्यादा डरावना था। दरवाजे की नीचे वाली संकरी दरार से धीरे धीरे एक काला धुआं अंदर घुसने लगा, जैसे कोई परछाई पिघलकर कमरे में रिस रही हो। मैं हड़बड़ा गया। पीछे हटो, पीछे हटो, इसका साया अंदर आ रहा है। कुमार रोने लगा। ये अंदर आ जाएगी, ये अंदर आ जाएगी यश। वो काला धुआं फर्श पर फैलने लगा, धीरे धीरे कमरे के बीच तक पहुंच गया। उसके साथ एक ठंडी सीलन भरी बदबू आई, ऐसी बदबू जो किसी पुराने कुएं या सीलन खाई हुई लाश जैसी हो। अचानक खिड़की पर फिर किसी ने बहुत तेज मारा, और इस बार शीशे में हल्की क्रैक आ गई, एक पतली सी लाइन जो खुद ब खुद बढ़ने लगी। विवेक कांपती आवाज में बोला, अगर शीशा टूट गया तो? मैंने उसकी बात काट दी, मत सोच, बस मत सोच। लेकिन डर वही नहीं रुका। अचानक कमरे की दीवारों पर ठंडी हवा के हाथों जैसे निशान बनने लगे, जैसे कोई अदृश्य उंगलियां दीवार पर घिसट रही हों। और फिर कमरे के बिल्कुल बीच में, जहां वो काला धुआं इकट्ठा हो रहा था, वहां एक आकृति बनने लगी। पहले सिर की रेखा, फिर कंधे, फिर एक लंबा अंधेरा शरीर। उसमें कोई आंखें नहीं थी, कोई चेहरा नहीं, लेकिन उसका सिर हमारी तरफ झुका हुआ था, जैसे वो हमें देख रही हो। मेरी सांस अटक गई। कुमार ने हल्के से कहा, ये तो वही है, वही तीसरी मंजिल वाली। अचानक वो काला शरीर झटके से हिला, एकदम तेज, मानो कोई अंधेरे में 8-10 फीट उछल गया हो। वो आकृति कमरे के बीच से खिसककर सीधे हमारी तरफ बढ़ी। उसकी हर मूवमेंट में एक घुटी हुई आवाज आती थी। मैंने विवेक और कुमार को पकड़कर पीछे दीवार की ओर धकेला। वो आकृति अब इतने करीब थी कि अगर वो हाथ बढ़ाती तो हमें छू लेती। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था छाती फट जाएगी। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, फ्लैश ऑन कर दिया। जैसे ही मोबाइल की तेज रोशनी उस काले साया पर पड़ी, वो एकदम पीछे झटका, मानो जल गया हो, और कमरा एक पल के लिए भयंकर ठंडा हो गया। कुमार चिल्लाया, यश, रोशनी, इसको रोशनी से दिक्कत है। मैंने तुरंत मोबाइल ऊपर उठाकर उस साया पर दोबारा प्रकाश डाला। इस बार वो पीछे की तरफ जाकर धुंध की तरह दीवार में समाने लगा, लेकिन गायब होने से पहले उसने एक आवाज निकाली,
एक बेहद भारी, बहुत भयानक फुसफुसाहट। रोशनी बंद मत करना, नहीं तो मैं फिर आऊंगी। और एक झटके ने वो काला धुआं दीवार में समा गया और गायब हो गया। खिड़की का शीशा टूटने से बच गया। दरवाजा हिलना बंद हो चुका था। कमरा धीरे धीरे सामान्य होने लगा, पर हम तीनों का दिल अभी तक सीने में धड़कने की हिम्मत ढूंढ रहा था। कुमार फर्श पर बैठ गया और टूटे स्वर में बोला, ये कोई आत्मा नहीं यश, ये कुछ और है। ये यहाँ रहती है, ये हमें नहीं जाने देगी। विवेक ने पहली बार कांपते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी, इसी वक्त। लेकिन दुर्भाग्य से वो रात अभी खत्म नहीं हुई थी, और जो अगला हिस्सा हुआ वो हम में से किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। हवा अब भी कमरे में भारी थी। मोबाइल की रोशनी ही एकमात्र सहारा थी। हम तीनों दीवार से चिपके हुए बैठे थे, कुमार बीच में, मैं एक तरफ, विवेक दूसरी तरफ। किसी की हिम्मत नहीं थी कि एक दूसरे की तरफ भी देखे। कमरे में अभी तक एक बहुत हल्की बदबू थी, जैसे गीली मिट्टी, सीलन और किसी पुरानी बासी चीज की मिलीजुली गंध। कुछ मिनटों बाद विवेक धीरे से खड़ा हुआ और बोला, हमें भागना होगा वरना ये चीज वापस आएगी। मैंने सिर हिलाया, हमें नीचे तक जाना होगा, वार्डन के कमरे में। लेकिन कुमार हल्का तांपते हुए बोला, नीचे जाने के लिए सीढ़ियों से गुजरना पड़ेगा। हम तीनों को याद था, ऊपर तीसरी मंजिल से आती धीमी पदचाप और फिर उसी का नीचे उतरना। सीढ़ियां अब हमारे लिए सिर्फ रास्ता नहीं थी, एक जाल थी। फिर भी वहीं रहना मौत को बुलाना था। मैंने फैसला किया, रोशनी के बिना नहीं चलेंगे। मेरी फ्लैश ऑन है। विवेक, तुम भी अपने मोबाइल की फ्लैश चालू करो। कुमार, तुम बीच में रहना। कुमार के हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने सिर हिलाया। हम कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खोला। कॉरिडोर अंधेरा था, लेकिन जिस तरह का अंधेरा वो सामान्य नहीं था। रोशनी मोबाइल से निकल रही थी, लेकिन आगे जाते ही जैसे निगल ली जा रही हो, जैसे अंधेरा खुद एक जिंदा चीज हो। हम कदम बढ़ाते हुए आगे चले। सन्नाटा इतना गहरा था कि हमारे दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। जैसे ही हम सीढ़ियों के पास पहुंचे, हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। मेरी सांस धुएं की तरह दिखने लगी। विवेक धीमे स्वर में बोला, यश, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें दूर से देख रहा हो। मैंने रोशनी ऊपर की तरफ डाली, तीसरी मंजिल की ओर। वहां कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा लगा जैसे वहां कुछ छिपा हुआ है, एकदम स्थिर, बस देख रहा है। हम नीचे की ओर बढ़ने लगे। पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा। सीढ़ियों पर हमारे कदमों की आवाज बिल्कुल सूनी लग रही थी। कुमार बीच में था, उसके हाथ कांप रहे थे। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। यश, पीछे मत देखना, मत देखना। मैं रुक गया। क्यों? उसने फुसफुसाकर कहा, मुझे लग रहा है कोई हमारे ठीक पीछे पीछे चल रहा है। विवेक ने हिम्मत कर एक पीछे देखा। वो लड़खड़ाते हुए बोला, वहां कोई नहीं है। लेकिन सीढ़ी की रेलिंग अभी अभी हिली। हवा बिल्कुल स्थिर थी, सीढ़ियां भी। तो फिर रेलिंग कैसे हिली? हम नीचे चढ़ते गए, पर जैसे जैसे हम नीचे उतर रहे थे, वो एहसास और तीखा होता गया कि हमारे पीछे कुछ है। वो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मौजूद था। जैसे कोई बहुत लंबा व्यक्ति हमारी पीठ के बिल्कुल करीब हो और धीमी सांसें ले रहा हो। सीढ़ियों का मोड़ आने ही वाला था। अचानक नीचे की मंजिल की लाइट्स एक एक करके फटने लगी। कांच टूटने की आवाज, बिजली के फटने जैसा चमक, और फिर अंधेरा। हम डर के मारे रुक गए। कुमार ने कांपते हुए कहा, नीचे कुछ है, नीचे कुछ है यश। मैंने मोबाइल की रोशनी नीचे की ओर डाली, और जो दिखा उसने हमारे पैरों से जमीन खिसका दी। नीचे सीढ़ियों के बिल्कुल अंत में फर्श पर एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। वो इंसान की शैडो नहीं थी, वो उल्टी दिशा में थी। रोशनी मेरी तरफ से आ रही थी, लेकिन परछाई उल्टी दिशा में बनी थी, जैसे वो खुद रोशनी को निगल रही हो। और वो धीरे धीरे, बहुत धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। उसकी मूवमेंट के साथ दीवार पर नाखून जैसे निशान बनते जा रहे थे। चीख पड़ा, भागो। हम तीनों जान बचाकर ऊपर की तरफ भागने लगे, लेकिन जैसे ही हम दौड़ पड़े, ऊपर की मंजिल से कोई भारी चीज धम 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 करते हुए नीचे उतरने लगी। नीचे उस काली चीज का साया, ऊपर से आती भारी टक्करों की आवाज, और हम बीच की सीढ़ियों में फंसे हुए। विवेक चीखने लगा, हमारे सामने भी है, पीछे भी, हम क्या करें? मेरी सांसें टूट रही थी, दिल चीख रहा था, लेकिन दिमाग पत्थर हो चुका था। तभी नीचे वाली काली परछाई अचानक रुक गई। उसका सिर हमारी तरफ उठा,
और फिर बहुत धीमी खोखली आवाज आई, भागोगे कहाँ? उस आवाज में इंसानियत का एक भी कण नहीं था। वो आवाज मृतदेह की अंदरूनी गूंज जैसी थी। विवेक फिसल कर सीढ़ी पर गिर गया। कुमार लगभग बेहोश होने वाला था। वो काली परछाई अब सीढ़ियां चढ़ने लगी, धीरे धीरे, सांस लेती हुई, जैसे किसी लंबे सूखे शरीर की हड्डियां रगड़ रही हों। हमारा रास्ता बंद हो चुका था और उसी समय ऊपर की ओर से भी वही आवाज आई, दो तरफ से मौत हमें घेर रही हो। हम फंस चुके थे। सीढ़ियों के उस संकरे हिस्से में हम तीनों अटके खड़े थे। नीचे से काली परछाई ऊपर चढ़ रही थी और ऊपर से किसी भारी चीज के कदमों की आवाज लगातार करीब आ रही थी। सीढ़ियों का हर स्टेप जैसे किसी विशाल आदमी के वजन से कराह रहा था। मेरे मोबाइल का प्रकाश कांप रहा था, शायद मेरे हाथों के कांपने की वजह से, या शायद उस चीज की वजह से जो नीचे से हमारी तरफ बढ़ रही थी। विवेक सीढ़ी पर गिरा पड़ा था। कुमार रोने के कगार पर था और मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि सीने में दर्द होने लगा था। नीचे वाली परछाई अब पूरी तरह दिखाई देने लगी थी। वो रोशनी से भाग नहीं रही थी, बल्कि रोशनी उसके आसपास आते ही धुंधली पड़ने लगी थी। फ्लैश की किरणें जैसे उस पर पड़कर जीवित निकलने वाली धुंध में बदल रही थी। उसकी ऊंचाई लगभग 6.5 फीट से भी अधिक थी, लेकिन उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे, घुटनों तक पहुंचते हुए। उन उंगलियों के सिरों पर मांस रहित नुकीले सूखे नाखून थे। वो चढ़ते हुए सिर नहीं हिला रहा था, सिर्फ आंखें एकदम सफेद बिना पुतलियों के हमारी तरफ घूर रही थी। कुमार बेहोश होने ही वाला था। मैंने उसका हाथ पकड़ा। कुमार, सो मत, अभी सो मत। विवेक धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था, पर उसके पैरों में इतनी कंपी थी कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। और तभी ऊपर वाली मंजिल से आवाज आई। हम सभी ने एकदम गर्दन ऊपर उठाई। सीढ़ी के मोड़ पर एक काली लंबी आकृति दिखाई दी। उस चेहरा नहीं था, बस एक काली गड्ढे जैसी जगह जहां चेहरा होना चाहिए था। वो एकदम शांत खड़ी थी, लेकिन उसके शरीर से डर का ऐसा दबाव निकल रहा था जैसे हवा भारी हो गई हो। अब हम सचमुच दो मौतों के बीच थे। विवेक डर के मारे चिल्ला पड़ा, हम फंस गए, हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। यश, हमें बचा लो यार। मैं भी अंदर से टूट रहा था, मगर किसी तरह धीमी आवाज में बोला, नीचे वाला अभी दूर है, ऊपर वाली ज्यादा पास है। नीचे भागते हैं, जल्दी। लेकिन जैसे ही हम एक कदम नीचे की ओर बढ़े, वो नीचे वाली परछाई अचानक तेज हो गई। सीढ़ियां एक एक करके थक 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 की आवाज के साथ हिलने लगी, जैसे वो किसी असामान्य गति से ऊपर की ओर भाग रही हो। हमें लगा वो 1 सेकंड में ही हम तक पहुंच जाएगी। मैंने विवेक को उठाकर लगभग धक्का दिया, भागो जल्दी। हम तीनों नीचे की ओर भागे। हमारे कदमों की आवाज भारी, तेज और घबराई हुई थी। वो परछाई अब लगभग हमारे पीछे पीछे थी। उसकी सांसें, ओह भगवान, वो सुनाई दे रही थी, जैसे कोई सूखी फेफड़ों वाली चीज सांस ले रही हो। हम पहली मंजिल की सीढ़ियों तक पहुंच गए। विवेक फिसलकर फिर गिरा। मेरे मोबाइल का प्रकाश जमीन पर पड़ी छाया को बड़ा और विकृत दिखा रहा था। मैंने उसे खींचकर उठाया, लेकिन तभी वो चीज जो ऊपर थी हमारे ठीक सामने आ गई। पहली मंजिल के लैंडिंग में वो प्रकट हो गई। वो कैसे इतनी जल्दी नीचे आ गई, ये आज तक समझ नहीं आया। अब हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, दाएं तरफ का गलियारा जो पुराने वार्डन रूम की ओर जाता था। वो गलियारा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। वहां कोई लाइट, कोई खिड़की, कुछ भी नहीं। वहां जाना मतलब खुद को मौत को सौंप देना, लेकिन वहीं जाना हमारी मजबूरी थी। कुमार अचानक डर से चीख पड़ा, यश पीछे देखो। मैंने नहीं देखा, मैं नहीं देख सकता था, लेकिन पीछे से भारी गूंजती हुई आवाज आई, जैसे कोई विशाल शरीर दीवार से टकराया हो। हम तीनों गलियारे की तरफ भागे। मैंने आखिरी बार पीछे देखा। वो दोनों आकृतियां अब एक दूसरे की विपरीत दिशाओं से हमारी तरफ बढ़ रही थी, कोई तेजी से, कोई धीरे, लेकिन दोनों हमारे ही लिए थी। हम गलियारे में घुस गए। वो जगह इतनी सयाह थी कि फ्लैश की रोशनी जैसे उसमें घुल जाती थी। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हमारी सांसें टूट रही थीं, दिल जैसे फटने वाला था। कुमार फुसफुसाया, वार्डन रूम के अंदर चलो, अंदर, दरवाजा बंद कर देंगे। वार्डन का कमरा गलियारे के बिल्कुल अंत में था, लेकिन दूरी लंबी लग रही थी, जैसे गलियारा खिंचता जा रहा हो। पीछे से वो आवाजें और करीब आ रही थी। उनके कदम, उनका घिसटना, उनकी सांसें, सब साफ सुनाई दे रहा था।
हम लगभग दौड़ते हुए कमरे तक पहुंचे। मैंने हैंडल पकड़ा। दरवाजा बंद था। कुमार रोते हुए बोला, खोलो खोलो यश, जल्दी। मैंने जितनी ताकत थी उतनी लगाकर हैंडल घुमाया, लेकिन वो अटका हुआ था। अंदर कोई था या ये दरवाजा हमेशा से जाम था? विवेक पीछे मुड़कर देख रहा था। उसने कांपते स्वर में कहा, वो आ रहे हैं। मैं लगभग चीख पड़ा, दरवाजा खुल जा। और उसी क्षण अंदर से क्लिक की आवाज आई। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, लेकिन अंदर अंधेरा था, बहुत गहरा, जैसे रोशनी निकल जाने वाला कुआं। कुमार बोला, अंदर चलो जल्दी। हम तीनों अंदर घुस गए और दरवाजा पीछे से जोर से बंद कर दिया। कमरा शांत था, सन्नाटा भरा हुआ, लेकिन एक बात साफ थी, हम अभी भी सुरक्षित नहीं थे। क्योंकि जैसे ही हमने सांस ली, अंधेरे में किसी के खड़े होने की हल्की सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई पहले से ही कमरे के भीतर मौजूद था। हम तीनों कमरे में अंदर घुसे और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। कमरा अंधेरे में डूबा था, सिर्फ हमारे मोबाइल की रोशनी की हल्की धुंध दीवारों पर विचित्र छायाएं बना रही थी। लेकिन हमने तुरंत महसूस किया, सुरक्षा सिर्फ एक धोखा है। हवा अचानक रुक गई, पूरा कमरा स्थिर हो गया, सिर्फ हमारी सांसें जो फफकती हुई सुनाई दे रही थीं। लेकिन तब एक हल्की फुसफुसाहट कमरे के चारों तरफ घूमने लगी। तुम सोचते हो तुम सुरक्षित हो? हम ठिठक गए। विवेक कांपते हुए बोला, ये कहां से आई? हमने चारों तरफ देखा, अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा। लेकिन वही काली परछाई धीरे धीरे कमरे के बीच में उभरने लगी। पहले सिर्फ हल्की धुंध की तरह, अब पूरी आकृति साफ दिखाई दे रही थी। सिर सफेद, खाली, कोई चेहरा नहीं। हाथ असामान्य रूप से लंबे, मांस रहित, नुकीले नाखून। और वो धीरे धीरे हमारे पास बढ़ रही थी। हर कदम पर जमीन में एक हल्की गूंज, जैसे हमारे दिल की धड़कन को सुनते हुए कदम बढ़ा रही हो। कुमार डर से चिल्लाया, यश, ये मुझे छू लेगी, मैं मर जाऊंगा। मैंने उसकी तरफ देखा। विवेक भी डर के मारे कांप रहा था। लेकिन तभी कमरे के सबसे कोने से एक दूसरी आकृति उभरी, पहली जैसी ही काली, लंबी, लेकिन ये स्थिर थी, सिर थोड़ा झुका हुआ। और फिर वो आवाज आई, एकदम खोखली, मृतक जैसी, अब कोई नहीं बच सकता। हम तीनों अब पीछे हटते हुए दीवार के पास फंस गए। मोबाइल की रोशनी से दोनों परछाइयां विकृत होकर हमारी तरफ बढ़ रही थी। हवा इतनी ठंडी कि हमारी सांसें ठंडी धुएं की तरह निकल रही थी। कानों में केवल उनकी धीमी सांसों की गूंज। फिर अचानक पहली परछाई ने अपना हाथ बढ़ाया। उसके नुकीले नाखून हमारी तरफ बढ़ रहे थे। हमने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दूसरी परछाई ने रास्ता बंद कर दिया। कुमार चीख पड़ा, यश, मैं मरने वाला हूँ, ये मुझे पकड़ लेगी। मैंने विवेक और कुमार को पकड़कर जोर से झटका दिया, भागो अभी। हम तीनों कमरे के छोटे से दरवाजे की तरफ भागे। लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे, वो दोनों परछाइयां एक साथ हम पर झुकी। मैंने मोबाइल की फ्लैश ऊपर की ओर उठाई। रोशनी पड़ते ही एक सिसकी, एक अजीब सी चीख और फिर सन्नाटा। पूरा कमरा बिल्कुल शांत। हम तीनों जमीन पर गिर गए, पसीने से भीग गए। सिर्फ वही हल्की ठंडी हवा महसूस हो रही थी। खिड़की, दरवाजा, सब सामान्य। हमने धीरे धीरे उठकर देखा, कोई नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, कोई परछाई नहीं। लेकिन कमरे के फर्श पर हमारे पैरों के ठीक पास कुछ नुकीले निशान बने थे, जैसे किसी ने जमीन पर नाखून घोंप दिए हों। हमने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विवेक, कुमार और मैं बस दरवाजा खोला और हॉस्टल से बाहर दौड़ते हुए भागे। उस रात के बाद हम कभी भी उस हॉस्टल के कमरे में वापस नहीं गए। विवेक और कुमार अब भी मुझे याद दिलाते रहते हैं कि कभी भी अंधेरे में अकेले मत रहना। और मैं कभी भी भूल नहीं सकता उस रात। उस कमरे में हम तीनों दो परछाइयों के बीच फंस गए थे। और मैंने पहली बार महसूस किया, कुछ चीज़ें इंसानी नहीं होती, लेकिन वे यहाँ रहती हैं और देखती रहती हैं जब तक आप सुरक्षित महसूस न करें।